हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारी इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस क्लास। बच्चे पार्टी, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस क्लास में हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हो सकेगा तो इंटरफेरेंस पे भी बातचीत जरूर करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम जो ये आज की क्लास करने वाले हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आप ये समझिएगा कि पूरी थियरी जो है ना हाइगेंस प्रिंसिपल की, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक माना जाता है बेटा, और काफी ज्यादा आपको अच्छा भी फील होगा जब हम इसको कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिएगा। माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं यहाँ पर। जेई और नीट लेवल की फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना? और आप मेरा क्रेडेंशियल्स देख ही लिया है। अब एक और चीज है, अगर आपको मेरे साथ मेरे पेड बैच में जुड़ना है तो प्रचंड नीट बैच 11 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप कोड विनोद 30 यूज करते हैं बेटा, तो आपको सीधा सीधा 30% ऑफ मिलता है। आपको क्या मिलता है बच्चे? सीधा सीधा 30% ऑफ मिलता है। बहुत मजे आएंगे आज के इस सेशन को शुरू करने के लिए, है ना बच्चा पार्टी? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आपका वेव ऑप्टिक्स की, जिसके अंदर हम हाइगेंस प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले पहले यार देखो, हम लोग आपका वेव फ्रंट पढ़ते हैं। अब वेव फ्रंट क्या है? अभी वेव फ्रंट क्या है बेटा? फ्रैंकली स्पीकिंग, एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। बड़ी दुखद घटना है। एक दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था। समुंदर के किनारे में बैठा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे, और मेरे पास हाथ में पत्थर था और छोटा सा स्टोन होता है ना, मैं उसको समुंदर में ऐसे फेंक रहा था। जैसे ही मैंने पत्थर को समुंदर में फेंका तो मुझे क्या दिखा? सर्कुलर्स, गोल 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 कुछ कुछ सर्कुलर्स, सर्कल से दिख गए। आई रियलाइज कुछ तो है, समझ में नहीं आ रहा था, मगर बाद में जब हमने स्टडी करा तो एक हिसाब से वो वेव फ्रंट सी तो है। मतलब क्या है इस वेव फ्रंट का, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं वो पत्थर जब आप फेंक रहे थे तो ये सोर्स है बेटा। जैसे उस पत्थर को मैंने फेंका तो वहां से वाइब्रेशंस, एनर्जी निकलती है, और जितने भी उसके आसपास के पार्टिकल्स हैं उनको वो एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेट करते हैं। और जो जो पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो जैसे मान लेते हैं कि एट अ सेम इंस्टेंट जो जो पार्टिकल मैक्सिमा पे चले गए होंगे उन सब की एक बाउंड्री बना लो, उसी बाउंड्री को अपन वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या मतलब है? पहले आपको इसको लिखवा देता हूं कि लोकस ऑफ या लोकस की जगह कॉन्टिन्यूस लोकस, यानी कलेक्शन हो गया एक हिसाब से, बाउंड्री ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स which are vibrating in same phase at a given instant of time. In same phase at a given instant of time बेटा। अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेरे पास वेवफ्रंट जो है वो सोर्स के बिहाफ पे डिवाइड होंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं
अगर मेरा सोर्स स्फेरिकल है बेटा, अगर मेरा सोर्स स्फेरिकल है बच्चे, तो स्फेरिकल सोर्स है, ये क्या है सोर्स, जैसे बल्ब ले लो घर पे, तो चारों डायरेक्शन में वो एनर्जी को फेंकेगा ऐसे करके, ऐसे करके। मैंने क्या किया, वे सभी पार्टिकल्स को उठाया जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे यहां पर ऐसे करते 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 यहां पर सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी। सोर्स मेरा स्फेरिकल है, इसीलिए जो मेरा वेवफ्रंट बना वो क्या बना, स्फेरिकल वेवफ्रंट बना। यहां पर कैसा वेवफ्रंट बना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये आपके स्फेरिकल वेवफ्रंट बन गए, इसीलिए मेरा क्या बना, स्फेरिकल वेवफ्रंट बना। इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूं तो सोर्स जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, सोर्स आपका लीनियर भी हो सकता है, जैसे ट्यूबलाइट जैसा, जैसे कि ट्यूबलाइट जैसा। यहां पर अगर आप बात करते हो तो यहां जो मेरा वेवफ्रंट बनता है बेटा वो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनता है, यहां सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनता है बेटा। मगर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के अलावा एक और तरीके का वेवफ्रंट भी होता है, दैट इज प्लेनर वेवफ्रंट। अब इसके लिए कैसा सोर्स चाहिए, असल में तो दो सोर्स आपने पढ़ लिए, मगर जब जैसे सपोज करते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट चाहे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट से जब बहुत ज्यादा दूरी पर आप देखोगे तो वहां पर जो वेवफ्रंट बनता है ना वो एक हिसाब से प्लेन होता है, प्लेनर सॉर्ट ऑफ होता है। एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, मगर पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। एंड आई गेस दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल, मतलब यहां तक जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा है, यहां तक जो भी मैं कर रहा हूं ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर है बच्चे, आई गेस सो। बाकी आप देख लीजिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। प्लेनर वेवफ्रंट से पहले एक और चीज, ये रे दिख रही है आपको, रे जो है ना ये हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती है बेटा, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, रे हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती है बेटा। लोकस इज बेसिकली, अगर किसी बच्चे को यह भी डाउट हो कि लोकस है तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हो कि लोकेशन ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, तो लोकेशन लिया उसको मिलाया एक साथ, एक बाउंड्री बन गई, दैट इज बेसिकली योर वेवफ्रंट। सही है ना, सही है ना। आई विल से दैट प्लेनर वेवफ्रंट क्या होता है। प्लेनर वेवफ्रंट क्या होता है, एक बात बताओ, जब मैं सर्कल बनाता हूं बेटा, जब मैं सर्कल बनाता हूं, देखो पहले छोटा सर्कल बनाया, बड़ा सर्कल बनाया और बड़ा सर्कल बनाया। इफ यू विल सी हियर, यहां पर यह हिस्सा कर्व्ड है, राइट। यहां पर जब छोटा सा हिस्सा लेता हूं तो उतना ज्यादा कर्व्ड नहीं है मगर है जरूर, मगर यहां लेता हूं तो कर्वनेस एक हिसाब से बहुत ही कम हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन है। जितना बड़ा सर्कल बनाओगे उसका एक छोटा सा हिस्सा लोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक प्लेन है। तो यहां पर हम लिखते हैं एज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट advances to infinity, as spherical or cylindrical wavefront advances to infinity, then wavefront formed is planar। कुछ ऐसा रेज के हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेवफ्रंट,
तो ये लीजिए भैया ऐसे, हाँ कि ना, बस इन रेस के परपेंडिकुलर बना लो, और ये किसी ना किसी प्लेन में जरूर लाई करता होगा, ये किसी ना किसी प्लेन में जरूर लाई करता होगा। तो ये आपका प्लेनर वेवफ्रंट है। कहानी ये आती है बेटा कि वेवफ्रंट पढ़ लिया, क्यों पढ़ा? क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल में मुझे इसका काम है बच्चे, मुझे हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइजेंस बोल लो, हाइगन्स बोल लो, आपकी मर्जी है, कुछ बोल लो, मुझे इसका काम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो आप। आगे बढ़ते हैं फिर। यहां तक समझ आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। आई विल स्टार्ट विद हाइगन्स प्रिंसिपल, या हाइजेंस प्रिंसिपल बोल लो, हाइगन्स प्रिंसिपल बोल लो, कुछ भी बोल लो, फर्क क्या ही पड़ता है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि चाहे आप स्फेरिकल वेवफ्रंट ले लो, चाहे आप प्लेनर वेवफ्रंट ले लो बेटा, चाहे तो आप स्फेरिकल वेवफ्रंट ले लो, चाहे तो आप प्लेनर वेवफ्रंट ले लो, कोई भी वेवफ्रंट ले लो, और इस गिवन वेवफ्रंट पर बेटा जिस भी पॉइंट की आप बात करोगे, उस पॉइंट पर वो पॉइंट एक नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मैं सारी बातें लिखवाऊंगा, पहले समझा रहा हूं फिर लिखवाऊंगा सब कुछ। दे बी लाइक ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस गिवन वेवफ्रंट acts as a fresh source for secondary wavelet or secondary wave, which further will give us secondary wave front। समझिएगा क्या बोलता है? बोला यार ये जो एक फिलहाल आपने एक वेव फ्रंट बना, यहां कहीं ना कहीं सोर्स रखा होगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, और इधर से एक वेव फ्रंट बना, ठीक है भाई कोई बात नहीं। इस गिवन वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स है, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, दैट पॉइंट विल एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। ऐसा लगेगा जैसे यहां से भी रेस जा रही है। हमने कहा ठीक है भाई, एक टी समय तक हमने अज्यूम करा एयर में सेम स्पीड के साथ जाएंगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो हमने जब सेम स्पीड के साथ जाएगी तो हमने यहां से इसके अक्रॉस भी वेव फ्रंट बनाने लग गए हम लोग। सेम स्पीड के साथ जाने का मतलब है सीटी डिस्टेंस कवर करेंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहां पर भी इसके साथ वेव फ्रंट बनाने लग गए ऐसे करके, राइट बच्चे, हम ऐसे वेव फ्रंट बनाने लग गए। आफ्टर टी टाइम सी स्पीड के साथ सीटी डिस्टेंस कवर करेंगे सारे के सारे पॉइंट से जो वेव्स निकल रही है, सारे के सारे पॉइंट से जो एनर्जी निकल रही है। फिर हाइगन्स ने कहा यार एक काम करो, ये जो आपने टी टाइम के बाद देखा, तो जितने भी आपने आर्क ले रखे हैं, इन आर्क्स को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल लाइन बना लो। ये देखिएगा, इसको इसने फॉरवर्ड एनवेलप नाम दे दिया। यार ये लाइन पीछे भी तो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, मगर पीछे लाइन की क्या बात है, क्या कहानी है, उसके ऊपर भी बातचीत जरूर हम करेंगे। मगर अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बोला यार हर एक पॉइंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स। आफ्टर सम टाइम प्लीज draw forward envelope which is known as a tangential line on these wavefronts. Now this forward envelope will be my secondary wavefront. Secondary wavefront. This forward envelope will be my secondary wavefront. जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ spherical wavefront पे ही हो, ये इस पे भी होगा। Each point acts as a fresh source और अ सेकेंडरी वेवलेट। देखिए ये जो एनर्जी है ना, इसको वेवलेट बोलते हैं, ठीक है ना। टी टाइम के बाद बड़ी सिंपल सी बात है, सीटी डिस्टेंस कवर करेंगे सारे के सारे। तो मैं सर्कल बनाऊं तो भी ठीक है, नहीं बनाऊं तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। मगर जो भी आर्क बन रहे हैं, इस आर्क को बेटा मैंने एक एनवेलप, एक टेंजेंशियल लाइन बना दिया। दिस टेंजेंशियल लाइन इज माई सेकेंडरी प्लेनर वेव फ्रंट, राइट। सर आप कहेंगे कि भाई एनर्जी तो सभी डायरेक्शन में जाती है ना, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पीछे भी एक वेवफ्रंट बन सकता है। इसकी कहानी है कि पीछे बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इस पे बातचीत करेंगे अभी। मगर ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। एंड आई गेस आई शुड राइट व्हाट हाइगन्स प्रिंसिपल इज, या हाइगन्स प्रिंसिपल मुझे बोलता क्या है।
यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं या मैं क्या बोलना चाहता हूं। आई होप सो। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सो आई विल से दैट, आई विल से दैट दिस प्रिंसिपल states that each and every point on a given wavefront acts as a fresh source for secondary acts as a fresh source for secondary wavefronts acts as a fresh source for secondary wavefronts या secondary wavelets बोल लो आप, which further gives us secondary wavefront, which further gives us secondary wavefront बेटा, जो हमें आगे secondary wavefront की बातचीत करेगा हमारे साथ, which further gives us secondary wavefront। बच्चे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? which further gives us secondary wavefront बेटा। तो मैं आपको क्या कहता हूं बेटा, ध्यान से देखना, which further gives us secondary wavefront तो आपने बोल दिया। I will say that दूसरा पॉइंट कि नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल। असल में कोई भी बैकवर्ड वेवफ्रंट पॉसिबल नहीं है बेटा। नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल बच्चे। व्हाई? बिकॉज मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन बोला गया हमें, दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एनर्जी प्रोपिगेशन and point at which intensity to find out। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एनर्जी ऐसे जा रही है बेटा और आपको पीछे देखना है, सो इन बैकवर्ड वेवफ्रंट, in backward wavefront theta is 180 degree, therefore intensity is 1 plus cos 180 which is 0, therefore no backward wavefront is possible। तो मैंने क्या बोला कि सर नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल बेटा। आपने भी कहा ठीक है सर, नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल। ये तो रहा आपका हाइगेंस प्रिंसिपल वाली कहानी। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है, मगर अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, यहां से सवाल 100% आना ही आना है। क्या सवाल? कौन सा कॉन्सेप्ट? इंटरफेरेंस। सर ये इंटरफेरेंस क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। तो हम लोग इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। और इंटरफेरेंस होता क्या है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट विच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स बेटा, ध्यान से देखना बच्चे, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स है ना, इसका क्या मतलब है? This is like this.
ये ऐसा। अगर आपको बोलूं बच्चे, तो जब इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा ना बेटा, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऐसे करके ट्रफ के ऊपर ट्रफ पर भी बढ़ जाएगा, राइट। ऐसा ही हो रहा है। अगर ये y1 है डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी y1 प्लस y2। और इधर अगर आपको बोलूं ना कि भाई ये क्रस्ट है, सेम एम्पलीट्यूड का ट्रफ है बच्चे, तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ये रहेगी मेरी रिजल्टेंट वेव। ये क्या है मेरी, रिजल्टेंट वेव। ये क्या है बेटा, मेरी रिजल्टेंट वेव है बच्चे। व्हाट इज दिस बेसिकली, रिजल्टेंट वेव। ये है मेरी रिजल्टेंट वेव। जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको करवाने जा रहे हैं बेटा इंटरफेरेंस। हम आपको क्या करवाने जा रहे हैं बच्चे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, जब सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में दो ऐसी वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती है, तो कुछ रीजन्स पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ रीजन्स पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और जब हम उसको ग्राफ पर बनाते हैं तो वहां पर हमें अलग अलग तरीके के ऐसे डॉट डॉट से दिखाई देते हैं, कहीं पर ब्राइट तो कहीं पर डार्क। पूरी यही थियरी पढ़नी है, मगर पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें इसके बारे में ये चीज पढ़ना है कि भाई वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कितना होगा, वो जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो कितना होगा, वहां पर क्या पोजीशन होगा, ये सारी चीजें मुझे अब इंटरफेरेंस में पढ़नी। मगर उससे पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में भी आएगा और आपको मजे भी आएंगे। सो आई विल से दैट बेटा इंटरफेरेंस में, दैट व्हेन टू waves, यहां पर मैं कोहेरेंट बोल देता हूं, ऐसी वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है और जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है उनके बीच में। ये सब बताऊंगा कि क्या मतलब है ये फेज डिफरेंस वाला। व्हेन टू वेव्स सुपरपोज, या यू कह दो पहले, व्हेन टू वेव्स हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस superpose on each other, when two waves coherent having zero or constant phase difference superpose on each other, then their intensity gets redistributed. Becomes maximum at some region, in some region, and minimum in some region. जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है ना बेटा, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है हम लोग उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं बेटा। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं मेरे बच्चे। अब बात ये आती है
कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में, यानी कोई पूछे हमसे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है उस वेव का, ये सारी चीजें मुझे यहां पर आपको बतानी पड़ेगी। उससे रिलेटेड 2-4 सवाल कराने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम बेसिक एक्सपेरिमेंट पे बढ़ सकते हैं, विच विल बी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा, विच विल बी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। आप बताइए बेटा मुझे, इफ यू गाइज आर क्लियर विद दिस। यहां तक लिखना होगा पहले आपको, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे बच्चे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, मगर आपको पहले ये फेज डिफरेंस समझाते हैं। मैं ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, एक वेव है मेरे पास। मैंने क्या बोला बेटा, मेरे पास एक वेव है बच्चे, मेरे पास एक वेव है बेटा। आपने बोला ठीक है सर, वेव है मेरे पास एक, सो आई एम टेलिंग यू दैट आई एम हैविंग अ वेव। ओके, नो इश्यूज। क्योंकि मेरे पास एक वेव है, क्योंकि मेरे पास एक वेव है, तो ये जो वेव है मेरी, ये वाली जो मेरी वेव है बेटा, अगर इसके ऊपर कोई दूसरी वेव सुपरपोज करती है ऐसे करके इधर से, तो आपको क्या दिख रहा है बच्चे, आपको इस केस में क्या दिख रहा है, आपको इस केस में क्या दिख रहा है, फिर आपको यहां पर दिख रहा होगा बेटा, आपको यहां पर दिख रहा होगा बच्चे कि इधर एक पाथ डिफरेंस है बेटा दोनों वेव्स में, विच इज लैम्डा, या कुछ फेज डिफरेंस है विच इज फाई। अगर ये कांस्टेंट रहेगा ना, तो यहां पर इंटरफेरेंस हो जाएगा। मानी दो वेव्स मिल रही है, तो कहीं पर इंटेंसिटी देखो, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जब ये ट्रस्ट है तो यहां पर मैक्सिमम, और यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, चलो यार इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। 11th क्लास का वेव्स का कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है बीच में हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि लेट अस सपोज पहली वाली वेव का एक रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट है A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वाली वेव का उसके साथ कुछ फेज डिफरेंस है, तो A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बेटा, ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव इज सम फेज डिफरेंस। मुझे तो रिजल्टेंट चाहिए, सुपरपोज करेंगे तो y जो होगा उन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का एडिशन होगा। सो आई विल बी लाइक y बराबर y1 प्लस y2 बेटा, और आई कैन से दैट y इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस बेटा A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चे यहां से एक्सप्रेशन बनाएंगे तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस मेरे बच्चे A2, अभी साइन A प्लस बी है, अभी साइन A प्लस बी है, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, और आई विल से इट इज लाइक A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। यहां पर भी साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, तो A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ब्रैकेट में आपने साइन ओमेगा टी ले लिया, प्लस A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ये एक y का एक्सप्रेशन निकला, मगर ये अभी बहुत बड़ा है, मुझे इसको शॉर्ट करना है। आई विल से प्लीज राइट दिस टिल हियर, देन आई विल मूव अहेड, देन आई विल मूव अहेड। तो जब मैंने इतना कर लिया कि भैया y बराबर ऐसा है, नेक्स्ट पेज पे इसको पहले लिखता हूं मैं जरा, राइट।
y बराबर a1 प्लस a2 cos फाइ साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइ cos ओमेगा टी। आई विल राइट दिस, है ना। तो मैं कह रहा हूं लेट, एक कुछ ये है और कुछ ये है, a1 प्लस a2 cos फाइ इज a cos थीटा, मुझे रिजल्टेंट देना है, एंड a2 sin phi is a sin theta. So I will say that y is like a cos theta sin omega t plus a sin theta cos omega t। तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं a कॉमन लेकर sin omega t प्लस थीटा, बिकॉज sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। सो फॉर एम्पलीट्यूड मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं जो आपने ये फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशंस बनाए हैं ना, ये जो इक्वेशंस बनाए हैं फर्स्ट और सेकंड, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट and second, so it is like a1 plus a2 cos phi का होल स्क्वायर प्लस a2 sin phi का होल स्क्वायर इज लाइक a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। और आई विल से a1 देखो a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2 a1 a2 cos phi, राइट, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi बराबर a स्क्वायर कॉमन लेकर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई विल से यहां से a1 स्क्वायर ठीक है, a2 स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi ले सकते हो आप, और साथ ही साथ में ब्रैकेट में आप 2a1 a2 cos phi भी लिख सकते हो। इधर ए स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो एनी हाउ 1 होता है। सो आई विल से दैट a1 स्क्वायर प्लस बेटा a2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 cos phi इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, या फिर a बराबर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। एंड आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, बताइए क्लियर है तो हाँ, नहीं है तो ना। यस बच्चा पार्टी, क्या मेरी कहानी क्लियर हो गई आपको? क्या मुझे इसमें तो कोई डाउट नहीं है? सही यस बच्चों, ठीक है सर। ये एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अलग से होगा, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। आई विल से, ठीक है, यहां तक तो मेरे को समझ में आता है। नाउ आई विल से दैट फॉर इंटेंसिटी, ध्यान से देखना, पहले इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं अभी मैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। फॉर इंटेंसिटी बेटा फॉर इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बेटा। आई जो है मेरा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई क्या है बच्चे? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई को मैं के ए स्क्वायर लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते? आप कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। इसको जरा चार्जिंग में लगा देता हूं, है ना, फोन को
मैं ऐसे रोटेट कर लेता हूं क्योंकि आपके चार्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि आई इज के ए स्क्वायर, क्योंकि आई ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई इज लाइक के ए स्क्वायर। सही है भाई। आपने बोला सर ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। मैंने कहा ये भी ठीक है, दिस ऑल्सो क्लियर। सो आई विल से दैट मल्टीप्लाई k on both sides, multiply k on both sides। बेटा आपको दोनों साइड्स पर k को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई k ऑन बोथ साइड्स बेटा। तो k a स्क्वायर बराबर k a वन स्क्वायर प्लस k a टू स्क्वायर प्लस 2k sorry guys, sorry I'm really sorry, plus 2k a1 a2 cos phi, और I can say that k a स्क्वायर बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2, इस k को मैं रूट k a1 और रूट k a2 भी तो लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर I k a स्क्वायर के बराबर है बेटा, तो क्या मेरा I1 जो है वो k a1 स्क्वायर के बराबर नहीं है? क्या मेरा I2 जो है वो k a2 स्क्वायर के बराबर नहीं? तो क्या रूट I1 को मैं रूट k इंटू a1 नहीं लिख सकता? रूट I2 को मैं रूट k इंटू a2 नहीं लिख सकता? बताइए बच्चे। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। सो आई विल से दिस इज लाइक I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस फाइव। तो I is going to be I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 and this is cos phi। ये है मेरा इंटेंसिटी जो मुझे कहता है I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। इसको जरा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। 11th क्लास में हमें बताता है कि इंटेंसिटी जो है वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, जहां पर k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो मैंने क्या करा, यहां पर दोनों साइड्स में k मल्टीप्लाई कर दिया। तो के ए स्क्वायर के वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर 2k a1 a2 cos phi। अब के ए स्क्वायर तो I हो गया, के a1 स्क्वायर तो I1 हो गया, ये I2 हो गया। मगर इस k को मैं क्या लिख दे, रूट 2 इंटू रूट 2 को 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं रूट k इंटू रूट k लिख दूं तो क्या मैं k लिख सकता हूं? तो 2 रूट k a1 इज रूट I1, 2 रूट k2 इज रूट I2। तो मेरा जो इंटेंसिटी आया दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। और मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया आपको मामला, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। राइट बच्चा पार्टी, आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बच्चे? बहुत सही, बहुत सही। यहां पर अगर मैं फ्रैंकली आपको बोलूं ना, ये चीजें देखो ना, तो आप I1 बदल सकते ना I2 बदल सकते, मगर आप ये फेज डिफरेंस को चेंज करके पूरी की पूरी इंटेंसिटी को बदल सकते हो। तो इसीलिए जो ये टर्म है ना मेरा 2 रूट I1 I2 cos phi, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इसको बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस टर्म। इस टर्म के बिहाफ पे आई कैन डिसाइड वेदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव है। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, मगर वो इंटरफेरेंस का जब एक और लेक्चर लूंगा ना, जहां पर मैं पूरा पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को बताने में ज्यादा अच्छा फील करता हूं बेटा। यस बच्चा पार्टी, आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर, है ना बेटा? आई होप सो। राइट बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बेटा? तो यहां तक आपने लिख लिया, पक्की बात है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो।
अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो बट ऑब्वियस सी बात है दैट आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स का स्क्वायर एंड आई मिनिमम is directly proportional to a minimum का square. Or I can say that I max is directly proportional to a1 plus a2 का square and I minimum is directly proportional to a1 minus a2 का square. तो मैं आपको यह बात कह सकता हूं कि सर I max over I minimum अगर लिखना होगा, के से केक तो कट जाएगा, तो दिस इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर ओवर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर. फर्दर एक्सप्रेशन लिखता हूं इसके लिए मैं आपके पास, दैट इज I मैक्स ओवर I मिनिमम बराबर, मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं a2 से डिवाइड कर रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय a2 एक्सप्रेशन बनाने के लिए. सो a1 बाय a2 प्लस a2 बाय a2 का होल स्क्वायर ओवर a1 बाय a2 माइनस a2 बाय a2 का होल स्क्वायर. अभी a1 बाय a2 को मैं r लिख दे रहा हूं, सो दिस इज r प्लस 1, दिस इज r माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेयर आई कैन से दैट r इज a1 बाय a2 विच इज एम्पलीट्यूड रेशियो, विच इज एम्पलीट्यूड रेशियो. क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आई कैन से दैट आई मैक्स ओवर आई मिनिमम इज r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर. बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो यहां पर हमसे, और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो है हमें करने रहते हैं, और ये मैं आपको अगली क्लास में जरूर कराऊंगा, है ना बच्चे? तो मेरे हिसाब से हमने इतना कर लिया. आई गेस नाउ वी आर टोटली क्लियर विद दिस टॉपिक. सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताना. मुझे कंफर्म बात है कि आप लोग को अच्छा ही लगा है, मगर स्टिल कमेंट जरूर कर देना. क्लास की एंड करने से पहले आपको यह चीज बता रहा हूं बेटा कि हमारे एम्बाइब वीएलई ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और साथ ही साथ में बेटा रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को ज्वाइन करें. अचीव नीट एग्जाम जो है ये आपको ज्वाइन करना है. टेलीग्राम चैनल है ये, व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं मिलूंगा आपसे आपकी अगली क्लास में. टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय गाइस, बाय रनियस. जय हिंद बच्चा पार्टी. Keep imbibing. We believe in you.